नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए। साथ में हमें कंट्रीब्यूट करना भी ना भूलिए। प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स समिट इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों महत्वपूर्ण हो गया है उसको आपसे मैं जानकारी में लाता हूँ। ब्रिक्स जब आरंभ हुआ था तो 4 देश उसमें हुआ करते थे और उसका जो क्राइटेरियन रखा गया था वो ये रखा गया था कि जो बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको मिलाकर ब्रिक बनाया गया था, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये 4 उस समय बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ मानी जाती थी जब ये बना था। ये मुझे जहाँ तक याद है 2008 के आस-पास इसकी रचना हुई थी। उसके बाद फिर इसमें ये जो बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में फिर बाद में चीन ने इस पर ये दबाव डाला इस ग्रुपिंग पे कि इस भाई अफ्रीका से भी कोई होना चाहिए, तो फिर अफ्रीका से साउथ अफ्रीका को लिया गया। यद्यपि साउथ अफ्रीका इस बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी वाले क्राइटेरिया में निश्चित रूप से फिट नहीं होता था, क्योंकि उसके लिए और भी बड़े कंटेंडर्स थे, जैसे इंडोनेशिया निश्चित रूप से उसमें एक बड़ा कंटेंडर था। लेकिन उसको ना लेके, चूँकि एशिया से पहले ही 2 थे और उसके बाद उसको एक प्रकार से वह अफ्रीका को लेने के लिए, इंक्लूज़न दिखाने के लिए उसको साउथ अफ्रीका को लिया गया। तो ये ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स। बाद में धीरे-धीरे आपने देखा कि ये सारी की सारी इकोनॉमीज़ जो थीं, ये फ्रेजाइल 5 में परिवर्तित हो गईं। यानी कि ये बिखरने लायक होने लगी, ये साहब, ये कि ये टूटने के आस-पास आ गई, टूटने की कगार पर। विशेष रूप से ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और रशिया। और चीन भी बाद में आया, उस समय तो नहीं आया था, लेकिन हाँ, फ्रेजाइल 5 इसको बोला जाने लगा था। अब कोविड के बाद में पूरी परिस्थितियाँ जो हैं, वैश्विक परिस्थितियाँ, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गई हैं। और इस समय जो अमेरिका का एक घटता प्रभाव क्षेत्र है और उसके अनुपात में जो अमेरिका अपना एक आर्थिक दबदबा वैसे ही कायम रखना चाहता है, उसको लेते हुए, देखते हुए एक अमेरिका का दबदबा कम करने के लिए एक पूरा एक वैश्विक संघर्ष चल रहा है। और वो संघर्ष जो है वो राजनीतिक और आर्थिक दोनों परिदृश्यों में चल रहा है। उसको देखते हुए इस समय ब्रिक्स की जो ये मीटिंग है उसमें 2 या 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जो सबसे 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं बिंदु हैं, वो है नंबर 1 कि भई इस समय 22 ऐसे देश हैं, जी हाँ, 1-2 नहीं, 22 ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स में आने के लिए, ब्रिक्स को जॉइन करने के लिए प्रार्थना पत्र दे रखे हैं। और इसमें एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सबसे जॉइन करने के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। यहाँ तक कि आपको ध्यान दिलाएँ कि उसमें फ्रांस भी इच्छुक था, लेकिन फ्रांस को रशिया के विरोध के कारण उसकी एप्लीकेशन ऑन बोर्ड नहीं ली गई। 22 ऐसे देश हैं जिसकी एप्लीकेशन इस समय फॉर्मली, औपचारिक रूप से विचारणीय है, अंडर कंसिडरेशन है। इसमें जो मुख्य देश हैं उनके बारे में आपको बता दूँ, इसमें इंडोनेशिया है, इसमें ईरान है, इसमें सऊदी अरब है, यूएई है। इसमें आपके इजिप्ट है, इसमें अल्जीरिया है, इसमें नाइजीरिया है। इसमें साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना है। ये सारे देश हैं और इसके अतिरिक्त और भी अन्य कई देश हैं जो सब के सब ब्रिक्स को जॉइन करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ब्रिक्स जॉइन करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो भारत जो है वो इस समय यह कह रहा है कि भई इस प्रकार से ये एड हॉक एडमिशन नहीं होने चाहिए। इसके लिए एक क्राइटेरियन होना चाहिए और उस क्राइटेरिया के हिसाब से
लोगों का, देशों का यहाँ पर एडमिशन होना चाहिए और वो क्राइटेरिया जो है वो पहले बनाया जाए। तो इसके ऊपर बड़ी चर्चा होने वाली है कि ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन को किस प्रकार से भविष्य में एक प्रकार से हम कहें कि उसको कैलिब्रेट किया जाए। तो भविष्य में जो एक्सपेंशन होगा ब्रिक्स का वो किस प्रकार से होगा? क्योंकि इन 22 के अतिरिक्त जिनकी औपचारिक रूप से विचारणीय हैं एप्लीकेशंस, उसके अतिरिक्त कम से कम 20 और हैं जो इच्छुक हैं। उसमें यूरोप के भी देश हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। जैसे मैंने बताया फ्रांस है, लेकिन यूरोप के देशों पर रशिया और का जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब तक चल रहा है, तब तक बड़ा एक असंभव सा कार्य लगता है कि उसके ऊपर कोई निर्णय हो सके। अब ब्रिक्स का एक काउंटर वेट के रूप में यानी कि जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहलाई जाती हैं या कि जो पैक्स अमेरिकाना है, अमेरिका द्वारा स्थापित जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चल रहा है और उसमें अमेरिका का पूरा दबदबा है, डॉलर एक रिज़र्व करेंसी है और डॉलर के रिज़र्व करेंसी स्टेटस के कारण यूएस अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ वो सब बाहर भेजकर और आराम से कंज़्यूमर एक कंज़म्पशन इकोनॉमी के होते हुए भी जिसको हम फ़िएट करेंसी बोलते हैं, यानी ये सिर्फ़ करेंसी छापने वाला देश होकर भी चूँकि डॉलर की डिमांड है, चूँकि वो पेट्रो डॉलर हो गया है, यानी सारी की सारी जो डील जो है क्रूड ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो सारी चूँकि डॉलर में होती है, इसलिए डॉलर की डिमांड बनी रहती है, इसलिए डॉलर का भाव कायम रहता है। इसको दूर करने के लिए ब्रिक्स के जो देश हैं, वो काफ़ी समय से ये कह रहे हैं कि आपस में भाई जो कम से कम जो ब्रिक्स देश हैं, वो आपस में अपनी जो राष्ट्रीय करेंसी है, उसमें ट्रेड करें। क्योंकि इस समय यदि आप देखें तो विश्व की जो पहली 4 पहली जो 5 इकोनॉमीज़ हैं, ये कौन है? वही यूएस, फिर चाइना, फिर जापान, जर्मनी और भारत। 5 में से तो 2 ऐसी हैं, यानी चाइना और भारत, जो विश्व का लगभग 40% आप समझ लें कि 40% कंज़म्पशन जो है वो इनके पास है। इतनी ही जनसंख्या जो है वो अब लगभग 1/3 जनसंख्या इनके पास है। तो ये होने के उपरांत भी यदि डिक्टेटरशिप चल रही है आर्थिक जगत में यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वह ब्रिक्स निश्चित रूप से उसके बारे में विचार करना चाहता है। एक रिजर्व करेंसी स्टेटस ब्रिक्स करेंसीज का किस प्रकार हो सकता है, इसके बारे में विचार करना चाहता है। भारत पहले ही इसमें पहल कर चुका है। आपको ध्यान होगा कि भारत और अमीरात ने आपस में जो व्यापार है उसको, विशेषकर से जो तेल का व्यापार है, वो भारत ने ये तय किया और सेटल करने का पहला पहला जो उनका ऐसा एक शिपमेंट था 1 मिलियन टन का, उसको सेटल किया दिरहम में, जो भारत के पास दिरहम के रिज़र्व थे, और रुपए में। और चूँकि एक तरह की बराबरी है ट्रेड में यूएई में और भारत में, इसलिए ये बड़े आसानी से संभव है। तो ये 2 बड़े इश्यूज़ सामने हैं। उसके अतिरिक्त एक और बात चल रही है, वो ये है कि ब्रिक्स जो है वो अपना स्वयं का एक यूनिवर्सिटी रेटिंग सिस्टम लेकर आए। उसके अतिरिक्त ब्रिक्स अपना स्वयं का एक आर्थिक रेटिंग सिस्टम भी लेकर आए। भारत स्वयं अपना एक रेटिंग सिस्टम विकसित करने का प्रयास कर रहा है। और यदि यहाँ स्वयं अपनी एक यूनिवर्सिटी रेटिंग सिस्टम विकसित हो जाता है, तो इस समय जो दादागिरी हो रखी है पश्चिम की, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को आइवी लीग कहलाता है, उनको टॉप 100 में रेट करवाता है, भले ही वहाँ पर जो कुछ भी एजुकेशन दिया जा रहा है वो बिल्कुल बेकार और किसी भी कार काम का नहीं है। उसमें खर्चा इतना ज़्यादा होता है क्योंकि जो भी एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है, उसको खर्चे से भी तो रिलेट किया जाना आवश्यक है ना। क्या आप 60-70 हज़ार डॉलर साल का खर्चा करवा के और एक डिग्री दे रहे हैं,
और वही डिग्री और लगभग उसके समकक्ष उसी गुणवत्ता की डिग्री भारत में $6000 में मिल रही है, तो ये विचारणीय विषय तो है ना? क्या आखिरकार 10 गुना पैसा किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है? क्या उनकी कैंपस प्लेसमेंट इस स्तर के हैं? या भारत के कैंपस प्लेसमेंट जो है वो उससे अच्छे स्तर के हैं? ये सारे विषय उसके अंदर आएँगे। इसके अतिरिक्त आपस में ट्रेड का विषय है, आपस में ट्रेड फैसिलिटेशन कैसे किया जाए? एक मल्टीपोलर विश्व के बारे में विचार करके जो अभी तक एक प्रकार से एक यूनिपोलर अमेरिका सेंट्रिक पैक्स अमेरिकाना वाला जो विश्व बना हुआ है, उसमें कैसे परिवर्तन किया जाए, इसके ऊपर विचार किया जाना है, किया जाना आवश्यक भी है। भारत का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, भारत उसमें एक महत्वपूर्ण पात्र अदा करेगा। अतः ये जो ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है योहानिसबर्ग में, इस पर विशेष ध्यान हम सभी लोग रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।